जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक ऐसे वक्त में खड़े हैं जहाँ पॉलिटिक्स, प्लेनेट और पावर तीनों एक ही लाइन में चल रहे हैं। कहीं 2027 के मिड टर्म इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो कहीं मोदी जी के राष्ट्रपति बनने की जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं वो हो रही हैं, और कहीं दुनिया भर में पुतिन, शी जिनपिंग और ट्रम्प सबके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं, और एक स्पेशल डिस्कशन में हम जहां राजनीति से लेकर और जियोपॉलिटिक्स और हर तरह के जो करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स हैं उन पर बात करेंगे, और उन पर बात करेंगे कि इन सब पर ग्रहों की दशा और नक्षत्र का क्या असर हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, आचार्य रीना शर्मा जी, जिनको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। वास्तु कंसल्टेंट हैं, भृगु नाड़ी एक्सपर्ट हैं, और लाइफ कोच भी हैं, और 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और अपनी इस विजडम से सभी को गाइडेंस देती हैं, लाइफ कोच हैं। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you. Jai Hind. Namaskar to you, Amber ji, and namaskar to all your audiences. Thank you so much for having me. थैंक यू, थैंक यू रीना जी। आप काफ़ी बिजी रहती हैं, सबका मार्गदर्शन करती हैं, लोगों की समस्याएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में लोग काफ़ी जिनके पास समस्याएं होती हैं अलग अलग, उसके लिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और आप जैसे लोग उनको उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो आई एम श्योर आप बहुत बिजी रहती हैं, उस सब से आपने समय निकाला, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो सबसे पहले रीना जी, 2027 को लेकर कई सारे बड़े सवाल शुरू हो रहे हैं, और मिड टर्म इलेक्शंस और कहीं-कहीं कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ग्रोह के जी हिसाब से कई सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, कई सारे राज्यों में। अभी हम 2026 की बात करते हैं, और अभी बिहार में, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे आपको किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है? देखिए, जब हम सरकारों की बातें करते हैं या जब हम इलेक्शन के रिजल्ट की बातें करते हैं अंबर जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस स्टेट का जो कुंडली है उसका क्या हालचाल है, वहाँ प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं। फिर जो लोग वहाँ जिनको टिकट मिले हैं, जो खड़े हो रहे हैं उन इलेक्शंस के लिए, उनकी कुंडलियाँ। तो सबसे पहले तो जो भी कुंडलियाँ या जो भी बर्थ डिटेल्स हमें मिलते हैं, अब वो कितने ऑथेंटिक हैं कितने नहीं, उनकी ऑथेंटिसिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो हम गूगल से, इंटरनेट से लेते हैं, या अगर कहीं किसी से जान पहचान हो तो वहाँ से निकलवाते हैं। सो उनके बेसिस पे अगर मैं कहूँ या अगर मैं देखूँ, प्लस जो गोचर में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, जैसे अभी इस साल 2025 में ही 4 बड़े ग्रह मूव करे, जिनके ट्रांजिट के बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस देते हैं। शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। 2025 में कितनी खलबली मची ये सबको पता है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स मूव करे, और वो भी सबके सब मेजर हैं, सबके सब भारी प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा समय तक एक एक राशि में रहते हैं। सो अब अगेन शनि जो कि कर्माधिकारी हैं, और जुपिटर जो कि ट्रेजरर हैं सोलर सिस्टम के। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं। ये सब प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम राहु और सूर्य, इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। राहु भी मूव करे हैं और अभी कुंभ राशि में बैठे हैं, और सूर्य इस विक्रमी संवत के 2025 में सूर्य राजा हैं। जब हम एक वार्षिक राशिफल बनाते हैं तो सूर्य राजा हैं भारत में, और सूर्य ही मंत्री हैं। सूर्य पॉलिटिक्स है, और सूर्य ही बहुत सारे जो ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको अगर इनका सूर्य अच्छा है तो इनको ऊंची पदवियां दिलवाते हैं। अब बिहार का इलेक्शन है। अब बिहार का इलेक्शन की डेट्स आ गई हैं, डिक्लेयर हो गई हैं। सो 6 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख नवंबर में बहुत इम्पोर्टेंस रखेगी उनके लिए। उस टाइम पे, क्योंकि अभी 18 अक्टूबर को ही, आज हम बात कर रहे हैं, आज आई थिंक 16 अक्टूबर है, और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति थोड़े से समय के लिए वक्री होके कर्क राशि में आ जाएंगे। कैंसर राशि है, और कर्क राशि एक जलीय राशि है, इट्स अ वाटरी साइन। शनि ऑलरेडी वाटरी साइन में बैठे हैं 29 मार्च 2025 से। 2 मेजर प्लैनेट्स सिटिंग इन द वाटरी साइंस। वाटर, इमोशंस, भावनाएं। अब इमोशंस में बहुत खलबली, बहुत उतल पुतल हो रही है। उसके साथ साथ राहु कुंभ में। और एक बहुत बड़ी चीज अभी होगी, मंगल भी वाटरी साइन में आ जाएंगे अराउंड 27।
सो 27th ऑफ अक्टूबर, तो ये बिहार का जो होने वाला है इलेक्शन का रिजल्ट है वो इस दौरान होगा जब इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। सूर्य नीच के होने वाले हैं अराउंड 17th ऑफ नवंबर, नो लेट मी जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट, हाँ 17th ऑफ अक्टूबर सूर्य नीच के हो रहे हैं विच इज टुमारो। सूर्य नीच के हो रहे हैं, वो राजा हैं, वो मंत्री हैं, वो पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया जाता है, लीडर्स से कनेक्ट किया जाता है। सो बहुत ज्यादा उथल पुथल है और शनि और जुपिटर यानी कि बृहस्पति कनेक्ट हो रहे हैं ट्राइन से, सब वाटरी साइंस में है। सो जस्टिस की बात होती है, अनबायसनेस की बात होती है। इट विल बी अ वेरी अनबायस्ड जजमेंट गिवन फॉर बिहार इलेक्शंस। हैविंग सेड दैट, मैंने एक पहले पॉडकास्ट में नीतीश कुमार जी के लिए कहा था कि वो सीएम नहीं बनेंगे या वो नहीं जीतेंगे, बट दैट टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, तब मेरी जो रिसर्च थी या जो मेरा एनालिसिस था वो इनकम्प्लीट था, मैं कर ही रही थी एंड देन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी। सो टुडे इन दिस पॉडकास्ट आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। व्हाट आई मेंट एट दैट टाइम इज कि नीतीश कुमार जी नहीं जीतेंगे से मतलब था जीत तो जाएंगे क्योंकि वो जीत जाते हैं हर बार, but his health and other political reasons will make him fall down. एक साल के अंदर अंदर उनकी सरकार दोबारा से गिरेगी। He will not be able to handle it. तो ये बिहार की बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रेडिक्शंस करते हैं। कोई कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बीच से ही चले जाएंगे, छोड़ देंगे, अगले टर्म में आएंगे नहीं आएंगे, मेजोरिटी लेके आएंगे, और आएंगे तो फिर बीच में आएंगे और अपना टर्म छोड़कर वो शायद किसी और भूमिका में आ जाए, जैसे राष्ट्रपति या फिर और किसी भूमिका में। आपके हिसाब से क्या उनका चार्ट कहता है, क्या ग्रह की दशा बताती है कि मोदी जी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो अभी भी पीक पर रहेगा, या हम आगे कुछ और उसमें देखना शुरू करेंगे? जी, सो नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है, मैं बहुत सारे लोग उसको लिब्रा लगन लेके चलते हैं, बट मैं स्कॉर्पियो या वृश्चिक जो लगन है वो लेके चलती हूँ। तो मोदी जी के चार्ट में और मोदी जी के कुंडली में मंगल की दशा स्टार्ट हो गई है, प्लस उनका वार्षिक राशिफल मैंने बनाया जो 17 सितंबर को जब उनका बर्थडे था तब उनका वार्षिक राशिफल भी बनाया अगले 3 सालों का। सो उसको देखते हुए प्लस भारत की कुंडली को देखते हुए जो वृषभ लगन की है उसमें भी मंगल की दशा अभी सितंबर में शुरू हो गई है। सो मुझे ऐसा लगता है आगे जो ट्रांजिट्स आ रहे हैं स्पेशली अराउंड मिड 2027, जब जुपिटर लियो साइन में आ जाएंगे, सिंह राशि में आएंगे, दैट इज द टाइम व्हेन ही विल डिसाइड टू एक्चुअली लीव हिज पोजीशन। नाउ व्हेन आई से कि वो अपनी सीट को या अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल 100% संन्यास ले लेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो संन्यास ले लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ही विल बिकम अ वेरी वेरी गुड कंसल्टेंट टू द पीपल, टू द पर्संस हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द कंट्री। जो देश को चलाएंगे उस समय पे, उनके लिए वो एक बहुत अच्छे एडवाइजर का रोल अदा करेंगे। And you said it very rightly. I think I don't know whether someone else has said it or not. Maybe I'm saying it for the first time. मुझे उनकी कुंडली से ऐसा लगता है कि उनके अंदर अभी भी बहुत स्पार्क है और वो शायद राष्ट्रपति, मतलब लोग स्टेप डाउन कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ स्टेप अप करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ही विल बी अ ग्रेट कंसल्टेंट एंड ही विल ऑलवेज, क्योंकि वो अपना सर्वस्व देश को देते हैं, he will always take care of that. तो रीना जी, अगर जैसा कि लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि अगले टर्म में मोदी जी आएंगे 2027 में, और फिर वो बीच से वो खुद से डिसाइड करेंगे और वो किसी और भूमिका में आएंगे, तो उस समय पे कौन इंटरिम पीएम हो सकते हैं? किसका आपको चार्ट मजबूत लगता है कि उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भूमिका में ला सकता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद? वन एंड ओनली, वो तो मैं बार बार आई एम हार्पिंग अपॉन, मैंने पता नहीं कितने पॉडकास्ट में बोला है, योगी आदित्यनाथ जी, ही इज द ओनली वन। एंड उसका एक जो कारण सबसे बड़ा जो मुझे दिखता है, उसके 2-3 चीजें हैं। एक तो मंगल की दशा, एंड ही पर्सोनिफाइज मार्स। आप उनको देखेंगे ना, ही पर्सोनिफाइज मार्स। मंगल का कलर, अगर हम ज्योतिष पढ़ते हैं, अगर स्टूडेंट्स ज्योतिष के कोई देख रहे होंगे तो मंगल का कलर संतरी है, ऑरेंज है, एंड मंगल इज वेरी फियर्स। तो उनके अंदर वो सारी सिग्निफिकेंसेस, सारी क्वालिटीज हैं। एक तो वो चीज। दूसरा, 2027 में उनके लगन में, जो कि लियो लगन है,
वहां जुपिटर आएंगे। सो जुपिटर बृहस्पति इन द लग्ना इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो उनको वो ब्लेसिंग मिल रही है, वो ताकत मिल रही है जो उनको इस चीज में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस, और आरएसएस के सपोर्ट के बिना, मदद के बिना प्राइम मिनिस्टर पोजीशन लेना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल बिकॉज ही इज अ पीपल्स मैन, लोग उनको अभी से मतलब इतना पूछते हैं और इतना मानते हैं कि अगर ये कह दिया जाए कल को उठ के कि आदित्य नाथ जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू रिटेलिएट, कुछ को छोड़ के जो ऑपोजिशन में है। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जनता की मांग हमेशा यही रहती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है, चाहे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत बड़े काम करें, लेकिन मासेस जो है योगी आदित्यनाथ जी को बहुत पसंद करता है। और हमेशा जब भी इस तरह का कोई भी सर्वे किया जाता है तो योगी जी एकदम टॉप करते हैं उस सर्वे में कि अगला बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन होगा। तो रीना जी, 2027 में यूपी में भी इलेक्शंस हो रहे हैं और जी। योगी जी हम देख रहे हैं लगातार यूपी को लीड कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो क्या वो भी फिर से सीएम बनेंगे, फिर उसके बाद वो पीएम बन जाएंगे बीच से, या आपको लग रहा है कि यूपी इलेक्शन जो 2027 हो रहे हैं उसमें बीजेपी और ऑपोजिशन में किसका ग्राफ आपको मजबूत नजर आ रहा है? ये दोनों चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। नो, यू आर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन। मुझे यहाँ अखिलेश यादव जी आते दिख रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी उस समय पे ही मिड, जो आपने बोला कि ये 2026 के बाद मिड में जो इलेक्शन होने अराउंड आई थिंक अप्रैल में होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ही विल स्टार्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे, यहाँ से हटके, स्टेट गवर्नमेंट से हटके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोई और दिखेगा, जो मुझे अखिलेश यादव दिखते हैं। तो अगली बार मतलब ये कह सकते हैं कि यूपी के सीएम योगी जी पीएम बन जाएंगे और वो हाँ, अखिलेश यादव यूपी में एक बार फिर से वापस उनको हम आता जी हुआ जी जी, देखेंगे। उनकी वापसी नजर आ रही है। तो अगर हम भारत के हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ बेल्ट डोमिनेंस कंटिन्यू होती दिख रही है आपका। अगर हम वैदिक दृष्टि से देखते हैं तो भारत का चार्ट क्या कुछ दिखाता है, कैसे, कब, कौन से प्लैनेट, ग्रहों की जो पावर ट्रांजिशन होता है वो कैसा दिखता है, ये मैं आपसे और जानना चाहूंगी। जरूर। देखिए, भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लगन की है, वृषभ लगन की कुंडली है, और मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, मंगल दूसरे भाव में है, यानी कि मंगल जेमिनाई में है इस समय। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके मासेस का तो फोर्थ हाउस होता है, लेकिन सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीच, आपका एक्शन वो दिखाता है। तो वहां एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट ऑलरेडी बैठा हुआ है। एंड शनि जो है, राहु उसके कुंभ राशि में है, विच इज 10th हाउस, अगेन राहु का प्लेसमेंट बड़ा अच्छा, और शनि उनके 11th हाउस में, अगेन शनि का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा। अभी जुपिटर जब मूव करेंगे, एक तो छोटा सा ट्रेलर आपको अभी दिखेगा 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर के बीच में, ये जो पीरियड है आप मार्क कर लीजिए कहीं पे, दिस विल बी अ पीरियड ऑफ लॉट ऑफ इवेंट्स, बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा कुछ होगा इस पीरियड में, जिसमें मंगल की दशा में जो हमारी कुंडली का जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, आप देखेंगे कि भारत जो है वो अब तक जो बड़ा अहिंसावाद में रहता था, अब वो एकदम सामने आ गया है, लाइक मार्स ओनली। जैसे मंगल के अंदर जो एक एनर्जी होती है, और मंगल प्रैक्टिकली नहीं सोच पाता, वो सिर्फ उसको एक्शन ओरिएंटेड है, उसको सिर्फ एक्शन करना है। सो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, टेरिफ वॉर चल रहा है, एंड देन अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, देन पाकिस्तान इज प्लेइंग हैवॉक लाइक एनी अदर टाइम, जैसे वो शुरू से करते आए हैं। सो नाउ दिस टाइम मंगल की दशा में भारत बहुत स्ट्रांग है, और जो ट्रांजिट्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो बहुत ही स्ट्रांग अच्छे ट्रांजिट्स हैं, विच आर सपोर्टिंग भारत कुंडली ट्रेमेंडसली। सिमिलर सिचुएशन 1971 में भी हुई थी, सेम प्लैनेटरी पोजीशंस इस टाइप की हुई थी, लेकिन तब दशाएं सपोर्टिव नहीं थी। अब दशाएं भी सपोर्टिव है, ट्रांजिट भी सपोर्टिव है, एंड लीडरशिप भी बड़ी स्ट्रांग है हमारी। सो तो इसका मतलब आई ये है थिंक ना वी कि आर। आपकी बात बीच में कर रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है। क्या जो कुछ 71 में हुआ था और एक बार हमने अपने इस कॉन्टिनेंट में नक्शे बदलते हुए देखे थे, तो क्या वैसा कुछ आप देख पा रही हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पकड़ रही हैं बातों को अंबर जी, बिकॉज
ऐसी सिचुएशंस हैं, आने वाली हैं, जैसा मैंने बोला बड़ी चीजें होने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है, मतलब 2025 में यू आर जस्ट सीइंग कि ये जो छोटा मोटा मतलब ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन ये बहुत छोटा था जो आगे होने वाला है उसके मुकाबले में, अगर आप उससे कंपेयर करें। सो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन द बाउंड्रीज, चेंजेस इन लीडरशिप, चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल, लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी जो देश है उसकी बाउंड्रीज में भी बदलाव आएंगे, और नॉट ओनली, व्हाई शुड आई से ओनली इंडिया, इट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पूरा एक ग्लोबल फिनोमिना है जो हो रहा है। जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ देश को हमारे नहीं देख रहे हैं, वो सो मेनी, जो प्लैनेट्स हैं वो सारे, बहुत सारे कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे वॉर्स बहुत सारे कंट्रीज में हो रहे हैं, और मल्टीपल वॉर्स की शुरुआत 2026 में भी होगी। बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, वेदर इट्स एशिया और मिडल ईस्ट और कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब जगह छोटे छोटे वॉर्स आप इरप्ट होते हुए देखेंगे। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है? See, what is World War III or what is World War? World War is when multiple countries are fighting with each other. So वो जब बहुत सारे countries आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे और wars होने लगेंगे, तो obviously वो it will be declared as a World War III. But that situation is not coming now. एकदम overnight नहीं हो रहा है, time लगेगा. It will take few years. 2027, 26, 27 तो हैं ही बुरे, फिर 28. But ये सब चीजों के बीच में मुझे भारत ग्रो करता हुआ भी दिख रहा है। मतलब कहते हैं कि वॉर्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, तो बड़े कहते हैं ना कि भाई जान माल का नुकसान हो रहा है, वो होगा। वी विल बी डेफिनेटली ब्रूज्ड, वी विल बी ब्रूज्ड। अब कुछ भी, कोई भी बदलाव लेकिन होगा आपकी बात तो बिल्कुल बिना सही है। जी, क्योंकि जी आईएमएफ बिना की अभी रिपोर्ट आई है कल परसों ही, उसमें आईएमएफ ने बोला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने, जो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, उसमें भारत की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है वो 6.6 उन्होंने एक्सपेक्ट की है, प्रिडिक्ट की है, डिस्पाइट यूएस इंडिया टैरिफ वॉर। ये अपने आप में बड़ी बात है। यूजुअली उसको 6.4 प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन अब किया जा रहा था, लेकिन अब वो बढ़कर 6.6 प्रिडिक्ट की जा रही है आईएमएफ के द्वारा। तो ये जो आप जी बोल रही है वो अभी से उसके संकेत मिलना शुरू भी हो गए जी हैं, जो देखिए ना, आपने अभी आप बात। देखिए कितनी कितनी हमारी जो लीडरशिप है वो कितनी स्ट्रेटेजिक है, और कितने अच्छे उनके जो स्टेप्स लेते हैं वो किस तरह। आपने अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखा जीएसटी के कम होने का, वी नेवर एक्सपेक्टेड, और जीएसटी 18 से 5% हो गया कितने सारे आर्टिकल्स पे। सो दैट इज अ वेरी बिग एंड वेरी गुड स्ट्रेटजी, और ऐसी आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हुई देखेंगे। तो एंड अभी तो हम इंडिया की सिर्फ बात कर रहे हैं, व्हेन वी गो टू यूएस तो, और या दूसरे कंट्रीज, तो बुरा हाल देखेंगी आप उनका। जी, वो तो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत की कुंडली की। अगर भारत की कुंडली की बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो 27-28 है, क्योंकि इलेक्शंस होंगे और सारा कुछ, और यूपी में भी और उसमें भी। तो अगर हम केंद्र की बात करते हैं, यानी कि जो जनरल इलेक्शंस होंगे, उसमें आपको कोई पावर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है? या फिर इसी तरह से जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा? आर यू टॉकिंग अबाउट 2029? 2027 की बात करेंगे, यूपी में भी होना है, फिर उसके बाद जो अगले जी इलेक्शंस हमारे केंद्र में भी होने, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। जी जी, नहीं पावर शिफ्ट तो है, एज आई सेड। जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो जो कर रहे हैं, या वो जो हमें यू नो पोक कर रहे हैं बार बार, वो एक अलग मैटर है। बट हमारे जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, दे आर वर्स्ट। इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, स्टेट लेवल पे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड फॉर आवर लीडरशिप। मोदी जी के लिए बहुत चैलेंजिंग फेज है, और ये 29 मार्च के बाद ही शुरू हो गया था। आई टॉक्ड अबाउट इट लॉन्ग टाइम बैक। तो ये जो पीरियड है चैलेंजेस से भरा है, एंड लाइक आई सेड कि जब चैलेंजेस आते हैं या बदलाव होते हैं, चेंजेस आते हैं, तो बिना पेन, बिना पीड़ा के नहीं हो सकता। नो चेंज इज इनएविटेबल एंड नो चेंज इज कंप्लीटेड विदाउट पेन। तो ये डेफिनेटली एक चैलेंजिंग पीरियड है, और बाहरी जो परेशानियां हैं उससे कहीं ज्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो यस, डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्स चेंज होंगे अंदर ही अंदर।
आप थोड़ा-सा वेस्ट बंगाल की तरफ भी आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में काफ़ी समय से टीएमसी की डोमिनेंस चल रही है और ममता दीदी लगातार बार-बार सीएम बन रही हैं और जो वेस्ट बंगाल का हाल है, उससे बहुत सारे लोग बेहाल हैं। क्या टीएमसी की डोमिनेंस पे असर पड़ेगा? ममता दीदी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, उसको हम थोड़ा गिरते हुए देखेंगे। क्या आप देख पा रही हैं? क्या नज़र आ रहा है गिरोह की दशा के हिसाब से? जी। सो ममता बनर्जी जी की जो कुंडली है, उसके हिसाब से मैंने एक पहले पॉडकास्ट में बोला था कि उनका चैप्टर खत्म हो चुका है। शी इज़ ओवर। कहते हैं ना डस्टेड है बिल्कुल। लेकिन उनके मून साइन से जब देखते हैं तो अलोंग विद द चैलेंजेस आल्सो शी विल विन दिस टाइम आल्सो। लेकिन वो भी टिकेंगी नहीं। उनका भी टिकने वाला बिल्कुल वो विद इन 1 ईयर आप देखेंगे कि शी विल बी आउट, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी एंड एक्चुअली शी विल बी डस्टेड देन। आएंगी इस बार तो आ ही जाएंगी बिकॉज इस समय जो ट्रांजिट्स हैं और जो उनकी दशाएं हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, बट कुछ महीनों बाद उनका हाल बेहाल होगा। जी, तो ग्रहों की दशा से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा है कि एट प्रेज़ेंट दुनिया भर में लगभग 13-14 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और हमने देखा है रशिया-यूक्रेन वॉर, कई सारे वॉर्स चल रहे हैं। कब ये वॉर्स का सिलसिला आप बंद होते हुए देख रही हैं? क्या कुछ ऐसा जल्दी आस-पास हमें प्रतीत हो रहा है कि हम देख पाएँगे वॉर लाइक सिचुएशन बंद होगी, शांति आएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स इट्स अभी दिल्ली बहुत दूर है, आई वुड से। बहुत मुश्किल है। रशिया यूक्रेन भी अभी इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती कर दी है नेटो कंट्रीज ने, जो अभी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे इस वॉर में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ही इज अ मैन विद फायर। ही हैज़ अ फायर इन हिज बेली एंड ही विल कीप ऑन। वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। ही इज अगेन अ वेरी गुड लीडर। और वो इस बार डेफिनेटली रशिया को, जैसे पहले हुआ इतने सालों पहले की वो यूएसएसआर और रशिया का जो ब्रेकअप हुआ और जो टूट गए, वो अब नहीं होने देंगे। इनफैक्ट नाटो कंट्रीज डिसइंटीग्रेट होंगी और नाटो कंट्रीज जो पाकिस्तान को मदद कर रही हैं, बैक एंड पे पीछे से वेपन्स पहुंचा रही हैं और ये कर रही हैं, इसका खामियाजा भी भुगतेंगी बिकॉज अगेन रशिया एंड इंडिया आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड नहीं, ये वॉर तो इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से, बट वॉर्स तो अभी नहीं रुक रहे हैं बिल्कुल भी। इनफैक्ट ये बस जेलेंस्की को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वो बाज नहीं आते। जी, तो आपने प्रेज़ेंट पुतिन की बात की। प्रेज़ेंट पुतिन को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते हैं। आपके हिसाब से जो आप जो देख पा रहे हैं उनका चार्ट, कब तक उनका हम जो पॉलिटिकल करियर है, वो कब तक देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो बीमार हैं, उनके कई सारे हम अलग-अलग ये सारी चीज़ें सुनते हैं। तो आपके हिसाब जी। से क्या नज़र आ रहा है? नो, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। नहीं, कहीं नहीं जा रहे वो। अभी कहीं नहीं जा रहे। ही इज़ देयर और उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ही ये सब वॉर्स आगे बढ़ेंगे। एंड डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन तो नेटो कंट्रीज़ का होना है। व्लादिमीर पुतिन इज़ सेफ एंड साउंड। वो बिल्कुल ठीक हैं और आगे आप देखेंगी उन्हें बहुत समय तक। ओके। तो आप चाइना की भी बात कर रहे थे। चाइना का हॉरोस्कोप क्या कहता है? इंटरनल वहाँ क्योंकि वहाँ पर इस तरह के हालात हो रहे हैं कि इंटरनल कुछ कियोस्क हो सकता है, वहाँ पर रिबेलियन एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि बहुत समय से एक ही सरकार बनी हुई है और कहीं न कहीं जिस तरह से इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। तो क्या चाइना का हॉरोस्कोप कहता है? मैंने बहुत अच्छी तरीके से अभी तक बहुत डीप उस पे एनालिसिस नहीं किया है, बट जहाँ तक मैं पढ़ पाई हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट दिस इज अगेन अ स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना टू शो पीपल कि हमारा इंटरनल ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी है नहीं। दिस इज जस्ट टू मिसगाइड द वर्ल्ड। इट्स एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स अभी हमने देखी थी पिछले दिनों में कि जो शी जिनपिंग हैं, उनको कई सारे हैं क्योंकि कई सारे उनके पास पद हैं, उनको रिज़ाइन करना पड़ सकता है। उनकी वाइफ़ को भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो नज़र नहीं आ रही हैं और अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। आपके हिसाब से क्या नज़र आता है कि शी जिनपिंग सत्ता में बने रहेंगे या फिर उनको जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको रिप्लेस करेगी और कोई और हमें नज़र आएगा लीडरशिप में? नहीं, शी जिनपिंग की जो कुंडली है वो लियो लगन है। सिंह लगन है दोबारा से। बहुत सारे जो मैंने अभी इनफैक्ट आज व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो
बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी लियो लगन की कुंडली है और उसमें से शी जिनपिंग भी हैं। उनका केतु 12th हाउस में है और वो भी 4 नंबर राशि है यानी कि कैंसर। अभी जुपिटर केतु के ऊपर वहां आएंगे 12th हाउस में। सो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, बिकॉज जुपिटर जब वहां आ जाएंगे 12th हाउस में केतु के ऊपर, तो जो जो उनके साथ मुसीबतें चल रही हैं ही विल गेट रिड ऑफ इट, बल्कि उनसे उन्हें एकदम से निजात मिल जाएगा एंड यू विल हियर कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है, विच इज गोइंग टू हैपन समवेयर अराउंड जून 2026 और अभी इन बिटवीन 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर के बीच में थोड़ा सा रिलीफ आएगा, देखिएगा आप। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नजर आ रहा है वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, तो अब हम यूएस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से आए हैं और वो आए हैं तब से मतलब बवाल साथ में लेके आए। वो बोले लिखे कुछ भी करे एकदम बवाल मच जाता है, स्टॉक मार्केट से लेके दुनिया में हलचल मच जाते हैं। और इंटरनल प्रेशर भी उनके ऊपर, जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, जिस तरह की पॉलिसीज उन्होंने अपनाई है। यूएस इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये सब करने से, जिस तरह की पॉलिसीज अपना रहे हैं उससे यूएस इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो उस सब के चलते जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, आपको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नो, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। अब मैं उनका रीजन कारण बताती हूँ। अगेन ही इज अ लियो लग्ना, उनका भी लियो सिंह असेंडेंट है और उनका जो चंद्रमा है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है या हमारा मन, वो राहु केतु एक्सिस में है 4th हाउस में केतु के साथ। एंड उनका सूर्य राहु के साथ सूर्य मतलब ग्रहण योग बना हुआ है। केतु के साथ चंद्रमा मतलब आपका दिमाग सही सोच ही नहीं पा रहा है। अब ये चीज तो उनकी बचपन से थी, अब तब से तो वो ऐसा कर नहीं रहे थे, लेकिन सडनली क्यों उन्होंने करना शुरू करा? बिकॉज उनकी दशाएं इस तरीके की आई, साथ में ये जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, स्पेशली आप नोटिस करेंगी 29 मार्च के बाद जब शनि देव ने गोचर किया, उसके बाद से वो एक के बाद एक रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ भी करते हैं। और अभी 7 सितंबर से जो चंद्र ग्रहण पड़ा था और 2 या 3 मार्च को एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये जो बीच का पीरियड है, इसमें आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन कि वो इतने अजीब अजीब से बातें करेंगे और इतने अजीब अजीब डिसीजन लेंगे कि रात को सोए ठीक था, सुबह उठे और अचानक से कुछ बोल दिया। जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और क्योंकि उनका माइंड जो है वो इक्लिप्स्ड है, दैट इज इन द इक्लिप्स ऑलरेडी 100%, और चंद्रमा की उनकी शायद महादशा चल रही है। उसके चलते वो सही सोच ही नहीं पा रहे। ऑल्दो उनका मरकरी बड़ा अच्छा है, सेल्फ अपनी खुद की राशि का है और बहुत अच्छा बुद्ध है, उनका इंटेलेक्ट और बुद्धि अच्छा है, बट ही इज वेरी सेल्फिशली थिंकिंग राइट नाउ, वेरी वेरी सेल्फिशली, ही इज सेल्फ सेंटर्ड। अभी उनको लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, whereas he is not able to understand and realize कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, टेरिफ वॉर कर रहे हैं या और कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो उनके भी तो देश में लोग जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी तो मंदी आ गई ना, उनके लिए भी तो एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। मोरोवर जो यूएसए है, अमेरिका है, वो इट्स अंडर सो मच ऑफ डेट, वी ऑल नो कितने डेट्स में हैं वो लोग, और डूबे ही जा रहे हैं दिन ब दिन। यूएस इकोनॉमी, मुझे कोई संदेह नहीं है कि बहुत जल्दी वहां पे जो डॉलर का जो वैल्यू है वो गिरेगी। सवाल है कि यूएस को लेकर कई सारे स्टेट से खबर आती है कि वहाँ पर वो अपनी इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं, कैलिफोर्निया और ये वो। क्या ऐसा, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे तो वो तो कनाडा को भी अपने अंदर ले रहे थे, ग्रीनलैंड ये वो सबको, तो क्या आपको लगता है डिसइंटीग्रेट होगा या फिर और जो आसपास के देश हैं वो यूएस में शामिल हो जाएंगे? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुझे मेरे हिसाब से तो यूएस से डिसइंटीग्रेट ही होगा। कुछ स्टेट्स उसमें से 50 जैसे स्टेट्स हैं, उसमें से कुछ स्टेट्स डिसइंटीग्रेट होंगे। उसका एक जो मेन कारण है ना, हमें जड़ तक जाना होगा, रूट लेवल अमेरिका बना कैसे? अमेरिका बना जो मेक्सिको जो अब है वो अमेरिका था, नेटिव अमेरिका। आज की डेट में नेटिव अमेरिका का क्या हाल है? वहां पीने को पानी तक नहीं है उन लोगों के पास। द काइंड ऑफ कर्सेज अमेरिकन लीडरशिप हैज टेकन ना, वो बहुत उनके ऊपर भारी पड़ रही है।
तो यूएस का डिसइंटीग्रेशन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसका विस्तार करने के लिए और लग रहा है कि सब उल्टा ही होता जा रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका की उल्टे-पुल्टे बात करें रिजल्ट्स। जी, हाँ तो जी। जो वो कर रहे हैं मतलब उसका एकदम विपरीत होता नज़र आएगा। लेकिन भारत और अमेरिका और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रंप की बात करें तो बहुत अच्छे रिश्ते दोनों ही के बीच में, चाहे उनकी पर्सनल डिप्लोमेसी की बात करें, मोदी-ट्रंप डिप्लोमेसी या फिर इंडिया और जो यूएस है उस रिलेशन की बात करें, उसमें कुछ रीसेट आपको नज़र आ रहा है आस-पास? सी व्हेन यू टॉक अबाउट कि इंडिया एंड यूएसए, भारत और अमेरिका कभी भी दोस्त तो थे ही नहीं। मैं उन्हें बिजनेस अच्छा। एसोसिएट्स बोल सकती हूँ। दे आर नेवर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना, वी आर नेवर फ्रेंड्स। सो वो बिजनेस एसोसिएशन बड़ी अच्छी चल रही थी, जिसमें आके सडनली ट्रम्प जी का दिमाग खराब हो गया एंड उसके बाद में मोदी जी की भी मंगल की दशा आ गई एंड ही बीइंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन, उनको समझ आ गया कि इस बंदे को मुझे सिर्फ इग्नोर करना है। सो ही स्टार्टेड इग्नोरिंग। सो वो जो पैचअप वाली चीज है, सुपरफिशियल लेवल पे यस होगी, डेफिनेटली होगी, बट इंटरनली जैसे पहले था वैसा नहीं होगा। इट्स अ बिग क्रैक जो मेरे ख्याल से अब भर नहीं सकता। जी, तो हम अपने रीजन में वापस आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया और हम देख रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी मज़बूत से चल रहा है। हालाँकि 48 आवर्स के लिए उसमें सीज़फायर हुआ लेकिन वो टिकने वाला नहीं क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की जिसमें सिविलियंस मारे गए। जिस बिल्कुल। तरह से हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोच और इस पूरे अलग-अलग प्रोविंसेस में जो नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये टीटीपी तालिबान के जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोग एक्टिव हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है कि ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनेगा और भारत और इधर से हम अगर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो भारत और अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, भारत अफ़गानिस्तान को हेल्प पहुँचा रहा है, उनको अपना समर्थन दे रहा है। आज शाम को ही न्यूज़ थी कि अपना जी। समर्थन दे रहा है और डेफ़िनिटली वो उनके साथ खड़े हैं ऑन अ मॉरल, हुँ, मेंटल लेवल। हुँ, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कि ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, इट लुक्स लाइक टू मी कि हाँ, डेफ़िनिटली बनेगा, बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान तो डिसइंटीग्रेट होने वाला है। 5 4 से 5 पार्ट्स में, या हिंदी में बोलूँ तो खंडों में बँट जाएगा पाकिस्तान, व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लियरली सीन एंड सो मेनी अदर एस्ट्रोलॉजर्स हैव आल्सो टोल्ड। क्योंकि उनकी कुंडली, जिस तरीके के गोचर चल रहे हैं, जिस तरीके के उनके प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं, वो भी हुँ, गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहे हैं और उन्होंने अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट कर ली है कि इवन इफ नाउ दे आर गोइंग टू आस्क अदर कंट्रीज़ कि हमारी मदद करो, नोबडी इज़ वांटिंग टू हेल्प देम। कोई उनके हुँ। साथ मेजॉरिटी में खड़ा ही नहीं हो रहा है और ना ही होगा। सो धीरे-धीरे करके वो अकेले पड़ जाएँगे और आपने होते हुए, अब शुरू हो ही गया है उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका जर्नलिज़्म, जो जर्नलिस्ट वाला जो एरिया है, देन उनके मासेस, एवरीथिंग इज़ डिसइंटीग्रेटिंग। ऐसे ही करते और आपस में ही लड़ेंगे। आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आपस में ही बोल रहे हैं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। सो बेसिकली दे हैव स्टार्टेड हैविंग दैट हाई लेवल का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड करते-करते वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बिकॉज़ दे आर नोवेयर। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री और एक नेशन के रूप में कभी भी लोग एक रहे ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान ने अलग-अलग प्रोविंसेस पे दूसरों की जगहों पर कब्ज़ा किया था। उधर से जी, केपीके और उसकी बात करते तो अफ़गानिस्तान का है, इधर से ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वो भारत का है। सिंधु देश या कहता है हम अलग हैं, भारत के साथ जुड़ना एग्ज़ैक्टली, चाहते हैं। बलूचिस्तान अपने आप अलग बनना चाहता है क्योंकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफ़ाई करता है और उनके साथ इल्लीगली जिन्ना ने धोखे से उनको अपने यहाँ शामिल किया था, वो बात सब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल। यूरोज़ोन की बात करते हैं, यूरोज़ोन कोलैप्स होने की बातें हो रही हैं। तो क्या यूरोप के जो फाइनेंशियल अगर हम ग्रह की बात करते हैं, तो क्या और आगे हम उसको वीक होते हुए देखेंगे जिस तरह से हालात चल रहे हैं और आगे क्या हम ग्लोबल रिसेशन या फिर जो करेंसी क्राइसिस है, वो भी आगे देख पा रहे हैं ग्रोह के हिसाब से? डेफ़िनेटली आप यूरोज़ोन की जब बात करती हैं, तो हम वो 20 कंट्रीज़ की बात करते हैं जिन्होंने एक करेंसी को यूज़ करना शुरू कर दिया और उसको एक नाम दे दिया गया।
तो हाँ, यूरो ज़ोन में सारी के सारी 20 कंट्रीज़ के तो मैंने चार्ट्स नहीं देखे, कुछ के देखे हैं। कोलैप्स कर जाना या फॉल कर जाना इज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड आई वुड से। इट्स नॉट गोइंग टू कोलैप्स, बट हाँ, अनसर्टेनिटी भी है, वॉलेटाइल भी है बहुत ज़्यादा। एवरीथिंग इज़ वेरी लिक्विड एंड लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इज़ देयर। सभी कंट्रीज़ में है, यूरो ज़ोन में भी है। करेंसी का बदल जाना, करेंसी का टूट जाना डेफिनेटली इज सीन एज पर द प्लानिटरी मूवमेंट्स एंड प्लानिटरी ट्रांजिट्स, वो दिखता है। और रिसेशन की जब बात करते हैं तो हाँ, 2008 में जैसा रिसेशन आया था, वो रिसेशन जैसा पैटर्न तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया है। रिसेशन तो डेफिनेटली आएगा, वो तो शुरू हो गया है और वो आएगा। वाइट कॉलर्ड जॉब्स अगले 2 साल में आप बहुत सारी जाती हुई दिखेंगी। ओके, तो अब दिवाली का समय है और 2025 दिवाली और ये सारा कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से हम अगर फाइनेंशियल और मार्केट्स की बात करते हैं, कौन-सा सेक्टर सबसे ज़्यादा शाइन करने वाला है? बैंकिंग, डिफेंस, इंफ्रा, बहुत सारी चीज़ों की बात करें, सबसे ज़्यादा जो धन कमाने का योग है, वो कहाँ पर नज़र आ रहा है? एनी टाइम डिफेंस, एनी टाइम। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि डिफेंस इंडस्ट्रीज या हमारे जो डिफेंस सेक्टर में इस तरीके की ग्रोथ हुई हो। इनफैक्ट जो ये जो कुछ भी हो रहा है, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद में मंगल की दशा आ गई भारत की। अ, ये सब कुछ कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो रोल प्ले करती है, जो कुछ डेस्टिनी करती है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। सो जो मोदी जी इतने दिन से, इतने सालों से कह रहे थे कि आपको सक्षम बनना है और सेल्फ डिपेंडेंट होना है और ये सब होना, सो अब वो चीज आप होते हुए देख रही हैं और धीरे धीरे हो रही है। डिफेंस सेक्टर जिसमें कि कभी काम नहीं हुआ था भारत में, वहां काम शुरू हो गया है। और अभी 2030 तक आप देखोगे, 2030 2031 तक वी विल हैव अ नेम इन द डिफेंस सेक्टर। हम बहुत सारे कंट्रीज को वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, वी विल बी द प्रोवाइडर्स। अभी तक हम लेते हैं बाहर से और लिमिटेड हमारा लिमिटेशंस थी। अब वो लिमिटेशंस, ये जो मंगल की जो 7 साल की दशा आई है, उससे हम, दैट्स रियली रियली सपोर्टिव। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो 50% बढ़ा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भारत के जो इंडिजिनस जितने भी इक्विपमेंट्स रहे और एम्यूनिशंस रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हम जी। फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट और वेल्थ की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर को हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है, और क्रिप्टो में एकदम जो या बिटकॉइंस की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आपको राइट। क्या नज़र आ रहा है? कहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेहतर है? लोगों को लगता है कि हर दिन सोने का दाम बढ़ रहा है, तो क्या हम सोने-चांदी में इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में करें? क्या कैसे ये सारा जो जुपिटर और जो सैटर्न है, उनके ट्रांज़िशन के हिसाब से जो बुलियन क्रैश है, वो पॉसिबल हो सकता है क्या? अगेन आई विल से क्रैश या ऐसे जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी पिछले दिनों बहुत सारा एक रूमर फैल रहा है कि जानबूझ के जो है सोने के और चांदी के जो प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे कंट्रीज के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो उन सबको जो है इकट्ठा कर रहे हैं। दे आर अक्यूमुलेटिंग दैट गोल्ड एंड सिल्वर एंड सडनली वो मार्केट में निकाल देंगे और क्रैश हो जाएगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज जब जुपिटर लियो में आएंगे, विच इज अराउंड 2027 मई जून में, तो आप देखेंगे जुपिटर लियो में आ रहे हैं। और अभी जो आएंगे वो जुपिटर अपनी उच्च की राशि में आएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में आ रहे हैं और अगला साल जब विक्रम संवत की हम बात करते हैं 2026 की, तो जुपिटर राजा भी बन के आ रहे हैं और शनि मंत्री बन के आ रहे हैं। सो दैट टाइम थिंग्स विल रियली, आप देखेंगे धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगी, बिकॉज मंत्री शनि है तो वो शनै शनै चलते हैं। लेकिन जुपिटर अगेन ही इज द ट्रेजरर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो 2026 मिड तक ये बहुत जबरदस्त आप होता हुआ देखेंगे। उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन करेगा, बीच बीच में करेक्शंस होंगे। 2027 जून में डेफिनेटली मैं सोने को 2.5 टच करता हुआ देखती हूँ, 2.5 लैक्स। बट आई नेवर एंटिसिपेटेड कि सोने के साथ साथ चांदी भी इतना बढ़ेगा, which is to my surprise, and then I started studying that। तो yes, चांदी भी बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। तो सोना,
चांदी एंड डिफेंस सेक्टर आई कैन से वेरी सेफली कि आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिप्टो, वहाँ थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि बहुत सारे करेक्शंस होने हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस होनी हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स होने हैं. सो नो, आई विल नॉट सजेस्ट दैट बिकॉज ये जो पीरियड है ये काफ़ी वल्नरेबल है. ओके, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वही ट्रेडिशनल अपना सोना और चांदी, वहीं पे इन्वेस्ट करें और सुरक्षित रहें, ये कह सकते हैं। लेकिन सुरक्षा से लेकर हम अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स हमने देखा है, इस साल में हमने बहुत सारा कुछ देखने के लिए मिला, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और क्या कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिला। क्या आगे भी हमें 25-26 की बात करते हैं तो भारत या फिर हम एशिया या फिर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, इस तरह का कोई खतरा हमें या इस तरह का कोई फेज नज़र आता है जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो क्या ऐसा कुछ दर्शा रही है? 100%. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि 3 प्लैनेट्स जो हैं वो वाटरी साइन में आ रहे हैं एंड दिस इज क्वाइट अलार्मिंग. शनि पाइसिस में है, मीन राशि में. जुपिटर अभी 18th को, विच इज डे आफ्टर टुमारो, ये आ रहे हैं कैंसर में, अगेन अ वाटरी साइन. और मंगल भी अराउंड 27th ऐसे आने वाले हैं स्कॉर्पियो में. तीनों ही राशियां जो हैं वो तीनों ही वाटरी हैं, वाटरी साइंस हैं, जलीय राशियां हैं. तो जल त्रासदी तो 100% है. अभी इतना आपने देखा पंजाब में फ्लड्स आए, ये सब हुआ, लेकिन अभी सदर्न साइड में देखेंगे आप, सदर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड सदर्न साइड ऑफ इंडिया. इंडिया में जो साउथ वाले साइड हैं, वहाँ जो स्टेट्स हैं जो सी के पास हैं, समुद्र के पास हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त सुनामी जैसा. और इवन वर्ल्ड में अगर आप डेनमार्क, फिनलैंड, आर्कटिक ओशन उस तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जल त्रासदी, वाटर से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शंस लाइक हरिकेन्स एंड लाइक सुनामी, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट. एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा पोटेंट टाइम लग रहा है ये होने का, मार्क माई डेट, दैट इज 20th of November, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी है. So Amavasya, a period between two eclipses, then the transits of these signs, these planets into these watery signs, this makes it very clear कि पानी से related कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है. तो यही कह सकते हैं कि जो कोई भी पानी के आसपास रहते हैं, समुद्र और इस तरह के क्षेत्र में रहते हैं, वो सुरक्षित रहें और हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं. इसके अलावा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि अगर इस तरह की बिल्कुल कोई भी बिल्कुल. स्थिति बनती है तो हम नहीं, ये मैं शुरू अगर से बोलती हूँ कि कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत बहुत शक्ति होती है. तो जी, इसके अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं, बिकॉज नेचुरल कैलामिटी है ना, प्रकृति जी, अपना रौद्र रूप धारण कर रही है. बिकॉज प्रकृति के साथ हमने भी बहुत गलत किया है पिछले पास्ट बिल्कुल. 30 सालों में. और शनि जब 30 सालों बाद आखिरी राशि में आए हैं तो ये एक इरा का अंत है. और जब मेष में जाएंगे तो एक दूसरे इरा की शुरुआत होगी, विच इज अराउंड मिड 2027. सो शनि तो छटनी करते हैं और शनि जजमेंट सुनाते हैं. सो दिस इज दिस जजमेंट पीरियड, जजमेंट टाइम. ओके, तो रीना जी एक और बस ये अंतिम प्रश्न आपसे है, उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे. अगर हम अगले आने वाले वर्षों की बात करें, तो क्या हम फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट होते हुए देखते हैं? क्योंकि यूएनएससी में भी रिफॉर्म्स और भारत को जो परमानेंट मेंबर्स सीट है वो उसकी बात होती है, आईएमएफ करेंसी की भी बात होती है, ब्रिक्स करेंसी की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर हम जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है उसकी बात चलती सुनने को मिलती है. क्या आपको ऐसा कुछ होते हुए नज़र आ रहा है? क्योंकि ब्रिक्स करेंसी को लेकर तो प्रेज़िडेंट ट्रंप ने पहले ही आते ही कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो टैरिफ लगेगा. और भारत ऑल्दो उसका सपोर्ट ब्रिक्स का मेंबर है, बट फिर भी उसको ओपनली ऐसे आउट ऑफ द वे जाके यूएस के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं कभी करता. सपोर्ट नहीं किया. राइट राइट. सो अगेन, एकदम से तो नहीं कहूंगी कि मैं ये एकदम से ओवरनाइट हो जाएगा. 2025 से लेके 2027 के बीच में जो ट्रांजिटरी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होंगे और जो ट्रांजिटरी चेंजेस होंगे, तो यस, यू विल सी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, like we talked about recession, like we talked about de-dollarization. ये सब कुछ होगा. करेंसी का नाम बदला जा सकता है, करेंसी का टाइप बदला जा सकता है, बट एक जो फॉर्म, जो रियल एक सॉलिड फॉर्म जो उसका दिखेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो दैट विल बी अराउंड 2030. तब तक होगा. एंड इन द मीन वाइल, इन दिस होल प्रोसेस,
मैं इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ या खराब होता हुआ या नीचे जाता हुआ नहीं देख रही हूँ सरप्राइजिंगली। ऑल्दो 26 विल बी अ पेन ईयर, जो 26 आ रहा है उसमें डेफिनेटली बहुत सारा फ्लक्चुएशन है और लोग डरे हुए हैं, लेकिन 27 मिड के बाद से धीरे 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 ये पिकअप करना शुरू हो जाएगा और एक शेप मिल जाएगी 2030 में। वो सारी चीज़ें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सेंट्रल बैंक्स और आरबीआई जिस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो ज़रूर उसका फल, जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया, कि आने वाले 5 सालों में हम देख पाएँगे। और भारत की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उसको तो कई सारी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके हिसाब से भी वो सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। तो मतलब भारत का भविष्य मजबूत और सिक्योर है। रीना जी, आपने यस। इतने इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस और इतने सारे जवाब दिए, क्योंकि जब हम इस तरह के सवाल करते हैं और कोई प्रेडिक्शन देता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने के लिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है जानने के लिए। आपने सभी सवालों के बहुत बेबाक अंदाज में जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस शो में बने रहने के लिए, और आपने कीमती समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद टू यू।